जय श्री केदार, जय उत्तराखंड। स्वागत है आपका एक बार फिर से टारगेट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि टारगेट एकेडमी ने यूकेएसएससी और यूकेपीएससी के पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट शुरू किया है, तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। उत्तराखंड को पहले सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। हिंदी जो है, हिंदी का जो वेटेज है आपके पास आजकल, हिंदी जो है कुमाऊनी, गढ़वाली और जो है शाब्दिक शब्दावली जो है आपके व्यावहारिक ज्ञान ज़्यादा आ रहा है, तो उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। और ये व्यावहारिक ज्ञान जो है स्वयं से आएगा, है कोई कितना भी सिखा दे, मौसी को क्या बोलेंगे, ताई को क्या बोलेंगे, आपको कोई नहीं बता सकता। आपको खुद का व्यावहारिक ज्ञान मजबूत रखना पड़ेगा। वर्तमान दृश्य में जो है 10-12 नंबर की हिंदी है, बाकी आपका व्यावहारिक ज्ञान है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक, ब्रह्म कमल के बारे में कह रहे हैं यहाँ पर 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर यह पाया जाता है, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, स्टेटमेंट चेक करना है। यह है पुष्प पिंडारी ग्लेशियर, ठीक, बागेश्वर के पास से पिंडारी ग्लेशियर। फूलों की घाटी चमोली में, टॉस घाटी, ठीक है, देहरादून जोनसार वाला क्षेत्र, हरिकीदून बुग्याल उत्तरकाशी आदि क्षेत्रों में बहुत बहुआयात में पाया जाता है, ये बात भी सही है। पिंडारी ग्लेशियर फूलों की घाटी और हाई एल्टीट्यूड पर जो है 4800 6000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। राज्य में इसकी 24 प्रजातियां मिलती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, जिनमें से इसका फैन कमल, कस्तूरा कमल आदि प्रमुख है। स्थानीय भाषा में इसे कौल पदम और वन पर्व में इसको महाभारत के वन पर्व में इसे सुगंधित पुष्प कहा गया है। तो इसमें से देखिए, तो ये स्टेटमेंट पहला भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सारे स्टेटमेंट सही है। ब्रह्म कमल, ब्रह्म कमल का जो है इस किस कुल का पौधा है ये, तो ब्रह्म कमल जो है एस्टरेसी, ठीक है, एस्टरेसी कुल का पौधा है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है सोसूरिया अब्बुवलेटा। सोसूरिया अब्बुवलेटा इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, दूधा फूल और गलगल के नाम से भी जाना जाता है ये। ठीक, जुलाई और सितंबर के महीने ये फूल क्या होता है, खिलता है। जुलाई और सितंबर के महीने ये फूल खिलता है, ब्रह्म कमल। ठीक है, उत्तराखंड का राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल के बारे में है। जुलाई सितंबर में ये जो स्कूल का नाम एस्टरेसी कुल का पौधा है, एस्टरेसी कुल का, और सोसिया अब्बुवलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। बाकी ये हाइट वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पे मिलता है। इसे सुगंधित पुष्प के नाम से वन पर में जाना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है नागेशम दारुका वने श्लोक। द्वारका गुजरात स्थित नागेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग को संदर्भित करता है। राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर समूह जिसका मुख्य द्वार पर यह श्लोक का उल्लेख मिलता है वह है। अरे वैसे कहते हैं कि जो है यही नागेश्वर है। सौराष्ट्रे सोमनाथम चम श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओंकारम मल्लेशम परल्यम वैद्यनाथम चम डाकिन्यम भीमशंकरम सेतुबंधुत रामेशम नागेशम दारुकावने। और कहते हैं कि दारुकावन जो है प्राचीन की किताबों में जो है कुमाऊं में, प्राचीन धार्मिक किताबों में जो है कुमाऊं को दारुकावन के नाम से जाना गया है। तो नागेशम दारुकावने, ठीक, दारुकावन में नागेश्वर है। तो ये नागेश्वर किस, ये श्लोक किस में लिखा हुआ, किस मंदिर के दरवाजे पे लिखा हुआ, वो है जागेश्वर मंदिर के। ठीक है, अब जागेश्वर मंदिर को देखिए, जागेश्वर मंदिर को डिस्कस करेंगे। तो जो जागेश्वर मंदिर है ये 124 मंदिरों का समूह है। 124 मंदिरों का समूह जागेश्वर है, जिसमें से, ठीक, जिसमें से जागेश्वर में जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो है मृत्युंजय मंदिर। कौन सा मंदिर है, मृत्युंजय मंदिर सबसे प्राचीन। ठीक है, और सबसे बड़ा मंदिर बोलेंगे तो कौन सा है, दिनदेशवाड़ा। ठीक, ये जो जागेश्वर मंदिर है ये कहते हैं कत्यूरी राजा शालिवाहन द्वारा बनाया गया था। कत्यूरी राजा शालिवाहन द्वारा यह निर्मित किया गया मंदिर है, जो 124 छोटे मंदिर, छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। तो जागेश्वर, जागेश्वर कहां पड़ता है, अल्मोड़ा में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जागेश्वर। अन्य ऑप्शनों को डिस्कस करेंगे अगर, तो बैजनाथ कहां है, बागेश्वर में। कत्यूरी कालीन, यहां से कत्यूरी राजा भूदेव के जो यहां पर अभिलेख मिला है, और त्रिभुवन राज का। आदि बद्री मंदिर समूह ये कहां है, चमोली में।
आदि बद्री मंदिर समूह। और द्वाराहाट मंदिर समूह यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। द्वाराहाट जो मंदिर समूह है ये भी अल्मोड़ा में है, और ये जो है द्वाराहाट मंदिर समूह जो है गुज्जर देव द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? गुज्जर देव द्वारा। और द्वाराहाट को क्या कहते हैं? उत्तर की द्वारिका, ये भी ध्यान रखना है, उत्तर की द्वारिका कहते हैं द्वाराहाट को। ठीक, तो द्वाराहाट उत्तर की द्वारिका के नाम से प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में निवास करने वाली भोटिया जनजाति, भोटिया जनजाति से संबंधित क्वेश्चन है। उत्तराखंड में निवास करने वाली भोटिया जनजाति की एक उपजाति रंगपा है। ठीक है, रंगपा के बारे में कह रहा है। रंगपा मतलब वैसे आप रंगपा पढ़ा होगा, नहीं तो इसको आपको रोंगपा लिखा होता है, कई लोग इसे रोंगपा लिखते हैं। ठीक है, यह उपजाति चमोली और नीतीमाणा घाटी में उत्तरकाशी में निवास करती है। ठीक है, नीरी रंगपा और डूनी रंगपा, ये भी लिखा हुआ है। नीति घाटी में नीरी रंगपा और माणा घाटी में डूनी रंगपा, और उत्तरकाशी में इसे सोसा रंगपा कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। भिरोली इस जाति का प्रमुख त्योहार है और यह संतान कल्याण हेतु मनाते हैं। ठीक है, भिरोली जो है ये गढ़वाल का त्योहार है, ये भोटिया त्योहार नहीं है, गढ़वाल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इनके द्वारा ऊन से बने जूते को आल कहते हैं। ऊन से बने जूते को आल कहते हैं, आल नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं बाक। ठीक है, ऊन से बने जूते को बाक कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? ढंग से देखना क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है? तो गलत कौन सा? तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके यहां पर देखेंगे अगर तो चुंगठी बोलते हैं ये किसको? टोपी को। इसके अलावा ये रंगा बोलते हैं, रंगा, रंगा इनका कोट होता है। ठीक है, गैजू बोलते हैं ये पैजामा को। गैजू बोलते हैं पैजामा को। और एक आता है वीरावली और पतेली बाली, ये इनके सिर के आभूषण है, सिर का आभूषण। ठीक है, तो ध्यान रखना है, वीरे वाली पतेले वाले सिर का आभूषण है। और आभूषणों को साली पुली कहते हैं। कुमाऊं के क्षेत्र में, पिथौरागढ़ के क्षेत्र में जो बोटिया है वो आभूषणों को साली पुली भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आल जो है, जो ऊनी जूते हैं, उनसे बने जूते से बाक कहते हैं। ठीक है, बाक। और टोपी को कहते हैं ये क्या? चुंगठी, या आल भी टोपी को कहते हैं। गैजू इनका गर्म पजामा होता है। च्यू इनकी जो है महिलाएं पहनती है, च्यू। ठीक, च्यू जो है महिलाओं का मैक्सीदार जो ड्रेस है उसे च्यू बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, नहीं तो परीक्षा वाणी में पढ़ लेना, और ये क्वेश्चन ज्यादा आजकल इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। चलिए यहां पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन है आपके पास पूर्वी रामगंगा। पूर्वी रामगंगा जो है वो नामिक ग्लेशियर से निकलती है, तो पहले का 3, 2 ऑप्शन बाहर हो गए। ठीक है, पूर्वी रामगंगा जो है नामिक ग्लेशियर से निकलती है। गौरी गंगा मिलम, तो 3 और 4 किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। और पश्चिमी रामगंगा दूधातोली श्रेणी से निकलते हैं। अस्सी गंगा डोडीताल, अस्सी जो है दूधातोली जो है पौड़ी, अल्मोड़ा और चमोली की बाउंड्री पर है। ठीक है, ट्राई जंक्शन पॉइंट है। ठीक, डोडीताल आपका उत्तरकाशी में है। नामिक ग्लेशियर आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मिलम ग्लेशियर भी आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक है, अगला, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा का जो मुख्यालय है वो नैनीताल में है। इसके अलावा पूछेगा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, तो उत्तराखंड विद्यालय एवं शिक्षा परिषद जो है वो है आपके पास रामनगर में। ठीक है, ये संस्थान पढ़ लेना। चंद शासन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कर सड़कों और रास्तों के मरम्मत के लिए लिया जाता था? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा सड़कों के मरम्मत के लिए हिलियानी अधूल कर। साहूकर जो था इसे साउली भी कहते थे, साउली, ये लिया जाता था लेखकों से, साउली कर। जूलिया कर लिया जाता था पुल से,
दोनिया कर लिया जाता था पुलों का, ठीक है, पुलों के मरम्मत के लिए, पुलों की मरम्मत और पुल क्रॉस के लिए, पुल की मरम्मत और पुलों के क्रॉस के लिए जूलिया या सांगा कर। और दोनिया कर लिया जाता था भोटिया पशुचारण। ठीक है, और इन चंदों का जो टैक्स है इनको खत्म किया था गोरखाओं ने। 32 कलम 36 रकम प्रकार के टैक्स होते थे इनके, जो खत्म किया किसने? गोरखाओं ने। यहां पर एक टैक्स आता है इनका सिरती, ठीक है, सिरती नगद टैक्स होता था। और एक कर याद रखना यहां पर बैकर, ठीक है, एक कर है बैकर और एक कर है कूद कर। ये दोनों लिए जाते थे अनाज के रूप में। यहां पर पैसे नगद, ठीक है, नगद टैक्स क्या था? सिरती। ये पेपर में आता बस, सिरती क्या था? नगद, नगद पैसा। सिरती कैसा टैक्स है? नगद टैक्स। और जो बैकर और कूद है नगद के बदले अनाज। ठीक है, बाकी सबका इसका आंसर था हिलियानी अधूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइनटीन 86 में सोसाइटी फॉर मोटिवेशनल ट्रेनिंग एक्शन समता, जो राज्य के जौनसार, भाबर और उत्तरकाशी की जनजाति बाहुल क्षेत्र में कार्य कर रही है, यह संस्था किस क्षेत्र में कार्य नहीं करती है? किस क्षेत्र में कार्य नहीं करती है ये? तो महिला शिक्षा में कर रही है काम, जलागम में ये काम कर रही है, और जो बाल विकास में भी काम कर रही है। ये जो काम नहीं कर रही है ये कृषि विकास में काम नहीं कर रही है। ठीक है, कृषि विकास में ये काम नहीं करती है। पहले क्वेश्चन देखो, नहीं करती है पूछा हुआ, तो महिला शिक्षा के लिए कार्य कर रही है, जलागम के लिए कर रही है, बाल विकास के लिए कर रही है। अगर हम प्रोग्राम देखें तो बागवानी के लिए जो है प्रोग्राम चला रखी है जायका परियोजना। ठीक है, जायका परियोजना ये बागवानी के क्षेत्र में है। और अगर आजकल देखें तो आजकल जो जल संरक्षण के लिए चल रहा है, जल संरक्षण या जन या नौला और धारा, जल नौला धारा संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट चल रहा है उत्तराखंड सरकार का, वो है सारा प्रोजेक्ट। स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन, ठीक है, पुनरुद्धार कर रहे हैं जो सूखे हमारे लगभग 5000 से ज़्यादा नाले, धारे, नाले जो हैं आपको चिन्हित किए गए हैं, जो सारा प्रोजेक्ट के तहत क्या चल रहे हैं, जिनको पुनरुद्धार किया जा रहा है। इसमें जो नदियां हैं, नदियों को भी पुनर्जीवित किया जा रहा है, जिसमें देहरादून की सौंग नदी है, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार और सिपरा नदी, इसमें भी काम चल रहा है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा सारा प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, गोरखा कालीन शब्द, गोरखा कालीन शब्द कामी का अर्थ है। गोरखा कालीन शब्द कामी का अर्थ है। तो कामी का जो अर्थ है, कामी बोला जाता था किसको? शिल्पकर्मियों को। किसको कहा जाता था? शिल्पकर्मियों को। सही आंसर हो जाएगा। ब्राह्मण दास को ये बोलते थे कठुआ। ठीक है, कृषि मजदूर को ये कहते थे कैनी। न्यायाधीश को बोलते थे विचारी। ठीक है, यही यहां से क्वेश्चन बन सकता है बस, बाकी जो थोड़ा रिलेट नहीं करते। न्यायाधीश विचारी, ब्राह्मण दास कठुआ, कैनी जो है कृषि दास हुआ करता था। इसके अलावा ढाकरिया और जागरिया, जागरिया, ढाकरिया थे इनके सेवानिवृत्त सैनिक, और जागरिया थे ऑन ड्यूटी सैनिक। ठीक है, जागरिया कार्यरत सैनिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? शिल्पकार आंदोलन ठीक है, हरिप्रसाद टमटा। ठीक, शिल्पकार सुधारणी सभा, टमटा सुधारणी समा। शिल्पकार, जो शिल्पकार शब्द दिया था वो हरिप्रसाद टमटा ने दिया था 1911 में, और इसको वैलिडिटी मिली थी 1932 में। ठीक है, शिल्पकारणी सुधारणी सभा बनाई थी खुशीराम आर्य ने। मैती आंदोलन जो है यहाँ गलत है पूछा हुआ। ठीक है, मैती आंदोलन कल्याण सिंह, बिल्कुल सही है।
1996, 95, 96 के आसपास ये आंदोलन चलता है। ठीक है, ये भी सही है। मानव उत्थान समिति, ये स्वामी मनमथन की नहीं है, ये है किसकी? नेता क्या है? सतपाल महाराज। सतपाल महाराज का ट्रस्ट है ये। ठीक है, मानव उत्थान सेवा समिति, ये 1975 का है। मानव उत्थान सेवा समिति सतपाल महाराज की। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, ये पीसी जोशी का, बिल्कुल सही, 1970 में बनता है। तो यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा? गलत है, तो गलत क्या है? सी। ठीक है, यहां पर जो है स्वामी मनमथन हो गई, ये किसका है? मानव उत्थान समिति सतपाल महाराज का। चलिए, ठीक है, तो यहां पर गलत सुमेलित ही है, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। राज्य में चाल खाल योजना का संबंध जो है जल स्तर सुधार से, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन बना हुआ है, चाल खाल योजना का संबंध है। चाल खाल योजना का संबंध किससे है? जल संरक्षण से। सिंचाई हेतु निर्मित राज्य की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर 1842 से 1854 में मध्य हुआ, ये भी सही है। शारदा नहर काली नदी से बनबसा चंपावत क्षेत्र में सिंचाई हेतु निकाली गई है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। मैंने यहाँ पर फिर से आपको एक प्रोजेक्ट बता रखा है उत्तराखंड गवर्नमेंट का, आप चाहे तो नेट पे सर्च कर लेना सारा। स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन, ठीक है, स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन, फिर से, ठीक, सोंग नदी, सिप्रा नदी, इसके अलावा पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार, ये नदियां इसमें रखी गई हैं। ये सूखे नाले और धारे को पुनर्जीवित करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने चलाया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी पेपर में बना नहीं है सारा प्रोजेक्ट, जिस दिन बनेगा तो बनना ही है उस क्वेश्चन पेपर में, ये भी ध्यान रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? कान में पहना जाने वाला आभूषण, तो ये आभूषण से है। देखो, आभूषण भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर में बनते हैं, और आभूषण आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, आपको आभूषण खुद से आपके पास, आपके इसका नोट्स बनाने आभूषण के। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कहाँ पूछ, कान में। कान में जो आभूषण है वो हो जाएगा मुरखली। कान में मुरखली के अलावा अगर देखा जाए तो तुग्गल, लड़के लोग पहनते हैं गोरख, तुग्गल, गोरख और झुपझुपी। ठीक है, ये पहना जाता है कान में। मुरखली, मुरखली भी कहां पहनी जाती है? कान में। ठीक है, गोखले जो पहने जाते हैं, गोखला पहना जाता है बाजू में, बाजू मतलब हाथ में। हाथ में इसके अलावा पहना जाता है गुंठी ठवाक। ठीक, गुंठी ठवाक भी हाथ में पहनी जाती है। ठीक, इसके अलावा हाथ में पहना जाता है धगुला। ठीक, तिलहरी और चरियों, ये दोनों पहने जाते हैं गले में। गले में धगुला के साथ एक और आभूषण आता है हसूली। हसूली, तिमाणिया, तिमाणिया भी गले में पहनते हैं। हसूली, हसूली के बाद हमेल, गुलबंद, ठीक है, तिलहरी और चरियों, ये गले में पहने जाते हैं। तो आपको जो है आभूषण ऐसे पढ़ने पड़ते हैं। यहाँ पर कान लिख देना, जैसे आप नोट्स बनाओगे चेक कर लेना, किताब से उठाना, या तो भी आपके पास यूट्यूब पे पड़े होंगे वीडियो। कान, पैर और गले, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इनको लिखना है। तो यहाँ पर आभूषण कान में जो पहना जाता है वो कौन सा है? मुरखुली। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में जो है सर्वाधिक, राज्य में सर्वाधिक व न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले हैं। तो सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है? सबसे ज़्यादा जनघनत्व हरिद्वार में है और सबसे कम उत्तरकाशी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, हरिद्वार और उत्तरकाशी का।
ठीक है, जनगणना के आंकड़े आगे डिस्कस करेंगे, ये ऐसे याद नहीं होगा। अगर मैं यहाँ बता भी दूँ डाटा, तो डाटा याद नहीं रहता आदमी को, ठीक है। डाटा को आपको खुद कलेक्ट करना है, और मैंने कहा ज़्यादा डाटा नहीं लिखना है, हल्के हल्के डाटा, मतलब पहले लाइट डाटा जो है आपने लिख देने हैं, उसके बाद डेली डाटा को अगर आप जितना याद करोगे उतना ही मिसिंग हो जाएगा डाटा, ठीक है। तो कम डाटा पढ़ना है और सटीक पढ़ना है, फिर कम डाटा धीरे धीरे करके, एक ही दिन सब नहीं पढ़ लेना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी भारी भरकम सा क्वेश्चन लग रहा है। कत्यूरी राजवंश से है। पहले तो क्वेश्चन, कत्यूरी राजवंश के प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को ऐसे देख लेना, एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है, कौन सा कथन सही है, सही कथन के बारे में लिखना है, ठीक है। तो देखिए, इनके शासनकाल में ऊंट की सेना होती थी, ठीक है, जो यह दर्शाती थी कि इनका साम्राज्य विस्तार भारी सीमाओं तक रहता होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊंट की सेना देखो राज्य में आज भी देखो, ऊंट जो है हम सिर्फ मेले में देखते हैं, लोग उसमें 20-20, 50-50, 100-100 रुपए खर्च करके ऊंट में बैठते हैं। और कत्यूरी काल में गढ़वाल में ऊंट की सेना थी, तो इसका मतलब है कि ऊंट की सेना का होने का प्रमाण मिलता है कि यहाँ हमारे राज्य की सीमा बाहर तक विस्तृत रही होगी। बिल्कुल सही है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी इन्हीं के काल को कहा जाता है। बिल्कुल सही है। इनके समय आर्किटेक्ट को कहा जाता था सौंदा भंगाधिकृत, सौंदा भंगाधिकृत कहा जाता था आर्किटेक्ट को, ठीक है। कारिका होता था राजमिस्त्री, कारिका कौन होता था, राजमिस्त्री, ये भी सही है, ये भी अच्छा है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है, कत्यूरी काल को। खंडपति का पद इस बात की पुष्टि करता है कि इनका आय का साधन कृषि संपदा और खनिज और वन संपदा भी थी, ये भी बिल्कुल सही है। यहां पर खंडपति का पद होता था जो वन और खनिज और कृषि संपदा का क्या करता था, देखरेख करता था। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो यहां पर ऑप्शन बन जाएगा। अच्छा, इनके शासन काल में सेनाओं का वर्गीकरण दिखाई देता है। बिल्कुल सही है, 1, 2, 3, 4 ये सारे ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। सेना का वर्गीकरण 4 टाइप में था। पैदल सेना, जिसका प्रमुख था कौन, गोलमिक। उसके अलावा ऊंट जो सेना थी उसका प्रमुख था उष्ट्रा बलाधिकृत, ये ऊंट की सेना का प्रमुख था। उसके अलावा हस्ती बलाधिकृत, हस्ती बलाधिकृत ये सेना आती थी हाथी से, ठीक। उसके अलावा जो चौथी सेना थी पैदल सेना हो गई, उष्ट्रा बलाधिकृत हो गई और हस्ती बलाधिकृत हो गई, ठीक है। इसके अलावा एक सेना थी अश्व बलाधिकृत, ये अश्व सेना थी, ठीक है। चारों सेना के प्रमुख को ये महासामंत कहते थे, ठीक है। पैदल सेना, पदांतिक सेना, इसका प्रमुख कौन है, गोलमिक। ऊंट की सेना का प्रमुख उष्ट्रा बलाधिकृत, अश्व बलाधिकृत अश्व सेना का, हस्ती बलाधिकृत हाथी वाली सेना का। तो जो इनकी सेना थी 4 भागों में बटी हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक। राज्य की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को इनके बढ़ते क्रम में नियोजित कीजिए, इनके बढ़ते क्रम में नियोजित कीजिए। सबसे पहले बढ़ते क्रम में ही बोल रहा है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर जो है सबसे पहले इनकी हाइट ही लिख देते हैं, ठीक है। त्रिशूल की हाइट है 71-20, हाथी पर्वत की हाइट है 6727, ठीक है। पंचाचूली की हाइट है 6904 और द्रोणागिरी की जो हाइट है वो है 7066, ठीक। अभी क्या पूछ रहा है, बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो बढ़ते हुए क्रम में जो है सबसे ऊपर अगर फर्स्ट पे द्रोणागिरी आएगा, फर्स्ट पे द्रोणागिरी, सेकंड पे त्रिशूल, थर्ड पे पंचाचूली और फोर्थ पे हाथी पर्वत, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो देख लेना कहाँ पर इस तरीके से है, ठीक। तो ये ऑप्शन शायद मिल नहीं रहा है, तो इनको लिख देना है, इनकी हाइटें लिख देना द्रोणागिरी की। वैसे जो है सबसे
ऊंची ऊंचाई पर वैसे जो है द्रोणागिरी है, तो द्रोणागिरी फर्स्ट यहां पर है, ठीक है। लेकिन द्रोणागिरी के बाद त्रिशूल आएगा, त्रिशूल के बाद पंचाचूली आएगा, पंचाचूली के बाद हाथी पर्वत। तो यहाँ पे इनकी हाइट लिख देना, ठीक। राज्य का जो सबसे ऊंचाई पर जो हाई पर्वत है, राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है वो क्या है? नंदा देवी पश्चिमी। वो कितना है? 7817, 7817। उसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा पर्वत है वो है कामेट पर्वत, जिसकी हाइट है 7756 मीटर, 7756। उसके अलावा आता है नंदा देवी पूर्वी, नंदा देवी पूर्वी, यह आता है 7434। इसके अलावा आता है माणा, माणा आया था 7272। माणा सबसे आसान होता है याद करने के लिए। माणा के बाद जो है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ आता है 7140। बद्रीनाथ के बाद जो है चौखंबा आता है, चौखंबा है 7138। और चौखंबा के बाद आता है त्रिशूल, ठीक है। तो लिख देना ये पर्वत, जितने भी पर्वत है आज की डेट में, तो 15-20 पर्वतों की हाइट आपको याद होना चाहिए, टॉप 15-20 की, जिस हिसाब से पेपर बना हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश के कितने जनपद, उत्तर प्रदेश के कितने जनपद जो है उत्तराखंड से सीमा लगाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के जो है कितने जनपद जो है उत्तराखंड से सीमा लगाते हैं? तो ऑप्शन क्या है? 4, 5, 3, 4। अरे ये तो ऑप्शन गलत हो गए। यहां पर जो है ऑप्शन ए को लिख दो 7। अगर ये क्वेश्चन गलत है आपको तो बोनस दे देना, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में बोनस देना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में बोनस पड़ेगा है। 2 बार 4 ऑप्शन हो गया है तो गलत है। पहले ऑप्शन 7 रख देना, पहले ए ऑप्शन में 7 लिख दो। तो उत्तर प्रदेश से कितने जनपद उत्तराखंड से सीमा लगाते हैं? ये हमारा उत्तराखंड है। उत्तराखंड जो सीमा लगा रहा है वो एक सीमा लगा रहा है यूपी से, एक सीमा लगा रहा है हिमाचल प्रदेश से। इसके अलावा हमने कल डिस्कस करता है, अगर विदेशी सीमा पूछेंगे तो ये लग रही है नेपाल से और चीन से। इन दोनों में जो है सीपीयू। 5 जिले जो है हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, ठीक है। 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, फिर आएगा चंपावत, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर। चंपावत, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर ये नेपाल से सीमा लगाते हैं। और चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी ये किसे सीमा लगाते हैं? चीन से। तो टोटल कितने जिले हो गए? 5 जिले हो गए। और जो कॉमन है वो कौन है? पिथौरागढ़, ठीक। ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा। यहाँ पूछा हो उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश के जो है 7 जिले हमसे सीमा लगाते हैं। उत्तर प्रदेश से कितने जिले सीमा लगाते हैं? 7। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले कौन कौन से? एक लिख दो, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, 1 2 3 4 5, बरेली और पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के जो है 7 जिले जो है उत्तराखंड से सीमा लगाते हैं। फिर से सुन लो, उत्तर प्रदेश के 7 जिले उत्तराखंड से सीमा लगाते हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। और अगर आपको इससे एडवांस तैयारी करनी है तो आपको फिर यहाँ से याद करना है कि कौन सा जिला कहाँ किससे सीमा लगाता है, ठीक है। हरिद्वार से अगर आप दिल्ली जा रहे हो, ठीक है, ये कुमाऊं के क्षेत्र में उधम सिंह नगर के क्षेत्र से जा रहे हो आप लोग, तो आप समझ जाओगे बरेली, पीलीभीत, ठीक। तो यहाँ पर ये 7 जिले हैं और 7 जिले किस किस जिले को टच करते हैं? तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले हमसे टच होते हैं और हमारे कितने जिले टच होते हैं बताओ? उत्तराखंड के, लिखना, उत्तराखंड के 5 जिले,
उत्तराखंड के 5 जिले यूपी से सीमा लगाते हैं, जबकि यूपी के 7 जिले हमसे सीमा लगाते हैं। 5 और 7 ऐसे याद रख लेना है, 5 7, ठीक है, दोनों विषम संख्या है। उत्तराखंड के 5 जिले, 5 में देखो उत्तराखंड में आएगा देहरादून, देहरादून से लगता हुआ हरिद्वार, हरिद्वार से लगता हुआ पौड़ी, पौड़ी से लगता हुआ उधम सिंह नगर, ठीक है, और उधम सिंह नगर से लगता हुआ नैनीताल। सबसे कम सीमा लगाता है नैनीताल और सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है उधम सिंह नगर यूपी से, ठीक है। उत्तराखंड के 5 जिले उत्तर प्रदेश से सीमा लगाते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के 7 जिले हमसे सीमा लगाते हैं। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश को अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश से हमारे 2 जिले सीमा लगाते हैं। हिमाचल प्रदेश से हमारे जो 2 जिले सीमा लगाएंगे वह है देहरादून और उत्तरकाशी। और हिमाचल प्रदेश के 3 जिले हमसे सीमा लगाते हैं। एक जिला है शिमला, एक जिला है सिरमौर और एक जिला है किन्नौर। किन्नौर, सिरमौर और शिमला, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के 3 जिले हमसे सीमा लगाते हैं और हमारे 2 जिले हिमाचल प्रदेश से सीमा लगाते हैं। और हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने जिले लगाते हैं? 5 जिले, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी किसके साथ साझा होती है? नेपाल और चाइना के साथ, ठीक है। जितना नक्शा याद रखोगे उतना सही रहेगा क्वेश्चन ये। वनों की नीलामी हेतु सन 1977 में शुरू हुआ रिंक हॉल वन आंदोलन का संबंध किस जनपद से है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नैनीताल। नैनीताल में 1977 में क्या है, सिनेमा घर भी फूका गया था, ठीक है। और रिंक हॉल वन आंदोलन का संबंध किससे है? वनों की नीलामी से, जो नैनीताल में हुआ। और 1978 में पहली बार क्या हुआ, उत्तराखंड को बंद किया गया। उत्तराखंड बंद हुआ था इसी वन आंदोलन के चक्कर में, ठीक। इसके अलावा एक आंदोलन पढ़ते हैं हम, खीराकोट का आंदोलन। खीराकोट का आंदोलन जो है नेतृत्व कर रही थी मालती देवी और राधा भट्ट। मालती देवी और राधा भट्ट, ये हुआ 1978 में और ये चल रहा था खड़िया खदान के लिए। खड़िया खनन के लिए, खड़िया खनन के विरोध में जो है खीराकोट आंदोलन 1978 में चला। इसके अलावा अगर और आंदोलनों की बात करें हम, ठीक है, तो डुंगरी पैंतोली, कल की इससे पिछली क्लास में पढ़ रखा है। डुंगरी पैंतोली ये मथुरा देवी ने चलाया है चमोली में, ठीक। टिहरी की बात करें, टिहरी में है कुजड़ी वन आंदोलन 1904 और खसपट्टी, ठीक है, ये 1906। इनके नेतृत्वकर्ता ध्यान रख लेना आपने, ठीक है। राज्य में खजुराहो शैली का मंदिर नकुलेश्वर, कपिलेश्वर, अर्जुनेश्वर मंदिर जो है ये पिथौरागढ़ में है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। मंदिर आते रहेंगे आपके, मंदिर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। फिर जितना ज़्यादा डाटा दूंगा उतना ज़्यादा आपका माइंड हैक हो जाएगा, इसलिए माइंड हैक नहीं करना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? पांडुली शब्द का अभिप्राय है। पांडुली शब्द बोला जाता है लोकवार्ता को, लोकवार्ता को बोला जाता है पांडुली। पहेलियों को बोला जाता है आणे या एण। आण या एण बोला जाता है पहेलियों को। कुमाऊं में कहते थे पहेलियों को, रात को बुझाते थे, रात को पहेली बोल दी कुछ। जैसे हमारे पास नहीं होता था ऐसी कौन सी गन है जिसको हम चला नहीं सकते, अजय देवगन, तो ऐसे किसी को फंसा के चलेगी तो पहेलियां बुझा दो। तो पहेलियों को क्या बोलते थे? आण या एण बोला जाता है। लोक कथाओं को जागर बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा अखाड़ा और पखाड़ा, लोकन पखाड़ा रहने पखाड़ा, पखाड़ा मतलब होता है लोक उक्तियां। लोक उक्ति, लोक उक्ति जो लोग कहते हैं ना, लोक उक्तियां होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अखाड़ा पखाड़ा कहते हैं। आण या एण पहेलियों को कहते हैं। लोक कथाओं को जागर कहते हैं, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, चावलों को पीसकर रंगों का प्रयोग कर मांगलिक अवसर पर प्रयोग किया जाने वाले लोक चित्र को कहते हैं। ठीक है, चावलों को पीसकर, चावलों को जो पीसा जाता है उससे क्या बनाया जाता है, उससे बोलते हैं बिस्वार। ठीक है, चावलों को पीसकर रंगों का प्रयोग कर मांगलिक अवसर प्रयोग किया जाने वाले लोक चित्र को कहते हैं यहाँ पर थापा चित्र। क्या कहते हैं? थापा चित्र। ठीक है, माली जो चित्र है वो प्रवेश द्वार पे, माली जो चित्र है वो प्रवेश द्वार पे लगाए जाते हैं। ज्योति मातृका जो है, ये ज्योति मातृका ये क्या करते हैं, मांगलिक अवसरों पर, मांगलिक अवसर पर तीन देवियां, त्रिदेवी जो है, तीन देवियों के चित्र अंकित करते हैं, ज्योति मातृका कहते हैं। ये पेपर में आ चुका है। ज्योति मातृका क्या है? ये क्या है? लोक चित्र है। ठीक है, लोक चित्र है ये। ठीक है, इसके अलावा प्रकीर्ण चित्र जो होते हैं, प्रकीर्ण चित्र को हम बोल जाते हैं दरवाजे और चौराहों पर, दरवाजे और चौराहे पर जो चित्र बनाए गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रकीर्ण चित्र कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा थापा। उसके अलावा रसोई घर में जो चित्र बनाए जाते हैं, रसोई घर में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, रसोई घर वाले, रसोई घर में जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है टुपुक। क्या बोला जाता है? टुपुक, रसोई घर के चित्रों को। ठीक, इसके अलावा देखो एप्पण तो आपको पता है, एप्पण जो है कुमाऊं की फेमस है, जीआई टैग मिला हुआ एप्पण को। ठीक है, एप्पण जो है कुमाऊं की, एप्पण को जीआई टैग मिला है और एप्पण को रंगोली बोलते हैं, अल्पना बोलते हैं, ये हो गई। और एप्पण गर्ल ऑफ उत्तराखंड बोला जाता है किसको? मीनाक्षी खाती को, मीनाक्षी खाती को एप्पण गर्ल ऑफ उत्तराखंड बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गीता मनराल का संबंध है। ठीक है, गीता जो मनराल का संबंध है वो है एथलेटिक्स से। एथलेटिक में आजकल एक नाम बड़ा चर्चा में है जिसका नाम है मानसी नेगी। ठीक, चमोली की रहने वाली मानसी नेगी एथलेटिक में बड़ी चर्चित खिलाड़ी है। बैडमिंटन में आपको खिलाड़ियों का नाम तो पता ही होगा, बैडमिंटन तो याद हो, लक्ष्य सेन। ठीक है, इसके अलावा मधुमिता बिष्ट, कुहू गर्ग, ठीक है, चिराग सेन, ये आपके पास बैडमिंटन के खिलाड़ी है। भारोत्तोलन में लिखो तो केसी बाबा, और उस राज्य की पहली द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त महिला हंसा मनराल। ठीक है, निशानेबाजी में हमर यखो जसपाल राणा, जसपाल के साथ उसकी बहन होगी सुषमा राणा। सुषमा राणा के साथ एक प्लेयर का नाम याद रखना, हिमाद्री थपलियाल। ठीक है, एथलेटिक में सुरेंद्र सिंह भंडारी, सुरेंद्र भंडारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, गीता मंडल एथलेटिक्स। राज्यपालों का क्रम नियुक्ति के क्रम के आधार पर लिखी। तो सबसे पहले BL जोशी, BL जोशी आ गया 4 ऑप्शन में, 3 में है BL जोशी। BL जोशी के बाद जो है अजीज कुरैशी 4-2। ठीक है, BL जोशी के बाद जो है जो बने हैं वो है कृष्णकांत पाल और ये बेबी रानी मौर्य। ठीक, तो आपको ऐसी ट्रिक याद करनी है, SSB। ठीक, आपको ट्रिक बनानी है, इसकी ट्रिक बना के चलना। चलो आगे बताएंगे इसकी ट्रिक। ये जो है राज्यपाल ये है, ये आपको खुद ही क्रम याद होना पड़ेगा, खुद करना पड़ेंगे चीज़ें, अपनी ट्रिक बनानी पड़ेगी। राज्य के एक आंकड़े के अनुसार सर्वाधिक घराट कहाँ है? सर्वाधिक घराट है चमोली में। ठीक है, सबसे ज़्यादा घराट कहाँ है? चमोली में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है फिर कत्यूरी काल से संबंधित है। कत्यूरी काल में कत्यूरियों द्वारा
कार्तिकेयपुर से राजधानी परिवर्तन का मुख्य कारण क्या था? जो इनका जो मुख्य कारण था राजधानी परिवर्तन का, वो था प्राकृतिक आपदा। कार्तिकेयपुर में जो सबसे पहले राजधानी बनाई गई थी वो जोशीमठ बनाई गई थी। ठीक है, जोशीमठ के पास से कार्तिकेयपुर या कत्यूरी जो है राजवंश की शुरुआत हुई थी। शुरुआत करने वाला राजा था बसंत देव। इस बसंत देव के 3 परिवारों ने, बसंत देव के 3 परिवारों के 14 शासकों ने शासन किया, जो इनकी जानकारी उनके अभिलेखों से मिलती है। ठीक, जोशीमठ से राजधानी जाती है सुभिक्षराजपुर। सबसे पहले जो राजधानी चेंज करेगा वो करेगा सुभिक्षराजपुर जाएगी राजधानी, जो जोशीमठ के पास जगह पड़ती है तपोवन, वहां ले जाएगा कौन? सुभिक्षराजदेव। सुभिक्षराजदेव राजधानी कहाँ ले जाएगा? सुभिक्षराजपुर। उसके बाद जो है नरसिंह के कहने पर, नरसिंह देव के कहने पर अशांति देव, अशांति देव के समय ये राजधानी, कहते हैं कि नरसिंह देव ने यहाँ पर क्या कहता, सलाह दी थी और राजधानी कहाँ चलेगी बाद में? बैजनाथ। तो कत्यूरी काल के समय की राजधानी देखो बैजनाथ थी, सुभिक्षराजपुर थी और जोशीमठ थी। अब राजधानी जोशीमठ से बागेश्वर ले जाने का प्रमुख कारण क्या बताया गया? प्राकृतिक आपदा। देखो जोशीमठ आज भी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है, तो यहाँ पर प्राकृतिक आपदा इतिहासकार मानते हैं। ठीक है, इन्होंने जो है पहला जो मंदिर बनाया इन्होंने वो बनाया था जोशीमठ का नरसिंह मंदिर। अब यहाँ पर तालों से क्वेश्चन है। ताल देखो सीधा, केदार ताल जो है उत्तरकाशी में है, बेनी ताल जो है चमोली में है, अप्सरा ताल टिहरी में है, अब बदानी ताल रुद्रप्रयाग में है। तो ये यहाँ जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 3, 1, केदार ताल नहीं, 2, 1, 2, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी, 2, 1, 3, 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ताल तूल भी अगले क्लास में देखेंगे। चलिए, गोरखा प्रशासन में उनकी न्याय व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है इन कथनों पर। गोरखा प्रशासन सैनिक प्रशासन अतः न्याय प्रशासन सैन्य न्याय व्यवस्था पर आधारित था। कहने का मतलब यह है कि गोरखा जो प्रशासन है उसका जो सैन्य व्यवस्था है वो उनके जो है सैन्य न्याय व्यवस्था पर आधारित थी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो इनकी न्याय व्यवस्था थी वो सैन्य न्याय व्यवस्था और देवीय सिद्धांत पर आधारित थी। गोरखा प्रशासन की सैनिक प्रशासन न्याय प्रशासन जो है, सैनिक प्रशासन था, यहाँ पर सैनिक रखे थे उन्होंने, लेकिन जो न्याय व्यवस्था थी वो देवीय थी। मामलों की सुनवाई के लिए विचारी नामक, अभी बताया ना, विचारी क्या थे? जज होते थे विचारी। और जो ये विचारी नामक जज बैठते थे, ये बैठते थे अल्मोड़ा में। सबसे पहले ये बैठे अल्मोड़ा में। ठीक है, विचारी न्यायाधीश होते थे और जो इनका न्यायालय था सबसे पहले अल्मोड़ा में खुला था। विचारी पर राजा का कोई नियंत्रण नहीं था, अतः विचारी निरंकुश होता था। ये भी बिल्कुल सही है, विचारी निरंकुश होता था। प्रशासन में सबसे प्रचलित दिव्य प्रणाली न्याय हेतु प्रयुक्त होती थी। बिल्कुल सही बात है, दिव्य प्रणाली। ठीक है, इसका प्रयोग साक्ष्यों के अभाव होने पर किया जाता था। ये भी बिल्कुल सही है। तो जो इसका आंसर है वो सभी सही है। देखिए, गोरखियाणी काल जो है राज्य का जो है सबसे भयानक काल है। गोरखाओं की न्याय व्यवस्था जो थी सैन्य आधारित तो थी लेकिन देवी आधारित थी। शक के आधार पर भी क्या करते थे, यहाँ पर उनको किसी दिव्य प्रणाली या शक के आधार पर आदमी को क्या करना पड़ता था, अपना, जैसे सीता ने दिया था ना राम जी के सम्मुख से अपना परीक्षण करा था। ठीक है, अग्निकुंड में प्रवेश कर दिया था। उसी तरीके से यहाँ भी डिट्टो दिव्य प्रणालियाँ होती थी। दिव्य प्रणाली में देखो 3 दिव्य प्रणाली फेमस थी। एक थी गोलादीप। ठीक है, गोलादीप के अलावा एक थी कड़ाई दीप। कड़ाई दीप के अलावा थी तराजू दीप। उसके अलावा 2-3 दीप और प्रथा थी इनमें, जैसे बोकटिया हरिया दीप। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गोला दीप में क्या करते थे, लोहे की छड़ को गर्म करते थे, और जो लोहे की छड़ को गर्म करने के बाद जैसे मेरा और आप लोगों का झगड़ा है, तो दोनों पे अभी कोई हमारे पास साक्ष्य का अभाव है कि यहाँ पर एविडेंस नहीं मिले कि ये सही है, किसने काम किया किसने गलत काम किया, सिर्फ शक है। तो शक होने पर ही क्या करते थे, दिव्य प्रणाली होती थी। अब क्या करेंगे, लोहे की रॉड गर्म करेंगे और गर्म रॉड पे हाथ लगवा देंगे, तो उस प्रणाली को क्या बोला, गोला दीप। ठीक है, कड़ाई दीप में क्या करते थे, उबलते हुए तेल में हाथ डालते थे दोनों के,
जिसका हाथ जल गया वो दोषी, दोनों केस में। तराजू तीप में क्या करते थे, वेट तोलते थे, नापते थे, उसके बाद उन्हें घर भेज देते थे और डेली उनका वेट नापा जाता था, क्योंकि इनका कहना था कि घबराने पर आदमी का वेट कम हो जाता है, और जिसका वेट कम हुआ वो क्या हो गया, दोषी सिद्ध हो गया। हाथ जल गया, दोषी सिद्ध हो गया। इसके अलावा कमर में पत्थर बांध कर नदी में डुबाया जाता था, और उसके बाद कहते थे कि जो पहले छुड़ा के आ जाएगा ऊपर वो निर्दोष है। इसके अलावा क्या करते थे, बच्चों को जो है, जो वादी और प्रतिवादी, उनके बच्चों को पानी में डुबाया जाता था, और पानी में डुबा के जिसका बच्चे, छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे को पानी में डाल दिया, उसके बाद जिसका बच्चा तैर के आ गया वो निर्दोष है। तो इस तरीके की न्याय व्यवस्था थी गोरखा काल में, जो कि बिल्कुल अन्यायपूर्ण थी। ठीक है, तो ये बहुत, ये पेपर में आ चुका। गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप और तराजू द्वीप क्या थी, इनकी न्याय व्यवस्था थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बड़े हुआ हम उस समय नहीं थे, नहीं तो आज हाथ जल रखे होते। चलिए अगला देखिए। राज्य में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2021, 2 अगस्त 2021 को भी बिल्कुल सही है। कोविड-19 में जो है भरण पोषण में जिनके माता पिता कोरोना में जो है एक्सपायर हो गए थे, राज्य सरकार जो है 3,000 रुपये, कितने रुपये, 3,000 रुपये मंथली दे रही थी। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ठुलखेल गीत के बारे में। ठुलखेल गीत रामायण की कथा पर आधारित होता था, बिल्कुल सही। इस गीत का मुख्य गायक को बखनिया कहते हैं, बखनिया कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इस गीत को कुमाऊं में पुरुषों द्वारा जन्माष्टमी पर गाया जाता है। ध्यान रखना, देख रहे बच्चों, पुरुषों द्वारा जन्माष्टमी पर गाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसे स्थानीय लोग विरुदावली गीत भी कहते हैं, विरुदावली नहीं कहते इसको। तो 1, 2, 3 सही है। तो यहां पर क्या कह रहा है, असत्य है, तो असत्य है। देखो यहां पर असत्य कह रहा है, तो चौथा जो है असत्य है, तो केवल 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। जो चौथा है वो गलत है। अब इससे गलत होने का कारण क्या है, जो बिरुदावली है, ये लोग जो करते हैं, बिरुदावली जो गाते थे वो गाते थे औजी लोग। जो औजी लोग हैं अपने यजमानों के यहाँ बिरुदावली गीत गाते थे। इन्हीं गीतों को बिरुदावली कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं चैती पसारा। क्या बोला जाता है चैती पसारा। चैती पसारा गीत भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं गीतों को कहा जाता है कुलाचार गीत, और कुलाचारी को बोला जाता है बिरुदावली। तो ये जो होते हैं ना, और जो औजी लोग होते थे गांव में, वो अपने जजमानों के यहाँ जाके उनके शौर्य के, उनकी कहानियां गाते थे और गाना गाते थे उनके घर जाके। ठीक है, तो जिसको क्या बोला जाता था, बिरुदावली कहते थे, चैती पसारा कहते थे, चैत के महीने आते थे। ठीक है, बिटोली भी मिल जाती थी, कुलाचार और बिरुदावली। ठीक, ठुलखेल गीत जो है वो भादों के महीने, ठुलखेल जो गीत है वो भादों के महीने गाए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा हुड़की बोल गीत, हुड़की बोल गीत जो है ये खरीफ के फसल के समय गाए जाते हैं, खरीफ की फसल के समय हुड़की बोल गीत। ठीक है, अगला देखिए। जौहार घाटी, नाचनी घाटी और मिलम घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? जौहार घाटी और नाचनी घाटी और मिलम घाटी ये प्रसिद्ध है चर्म शिल्प के लिए। ठीक है, धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा का टमटा समुदाय। ठीक है, मूर्ति कला का जो है, मूर्ति शिल्प को बोला जाता है डिकारे। ठीक है, चर्म शिल्प के लिए ये क्या है, जौहार घाटी, नाचनी घाटी और मिलम घाटी प्रसिद्ध है। ठीक है, जो चर्म का काम करते हैं उन्हें बाड़ई कहते हैं। क्या कहते हैं? बाड़ई। जो चर्म शिल्प का काम करते हैं, बाड़ई। ठीक है, टमटा किसका काम करते हैं? धातु शिल्प का। इसके अलावा एक आता है रुड़िया। जो रुड़िया लोग हैं वो काष्ठ शिल्प का काम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। महादेवी कन्या पाठशाला एकमात्र कॉलेज जहां 13 भाषाओं की पढ़ाई की जाती है। इसमें इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है 1995 में। महादेवी कन्या पाठशाला जो बनता है 1902 में बन जाता है। इसको बनाने वाली थे महादेवी भटनागर। 1902 में ही यहाँ उत्तराखंड में जो है गुरुकुल कांगड़ी आता है, गुरुकुल कांगड़ी।
1902 में। से गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना 1900 में होती है, लेकिन ये गुरुकुल जो कांगड़ी हरिद्वार में आता है वो हरिद्वार में कब आता है? 1902 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे ये, खेचवा शब्द है, खेचवा शब्द है एक प्रकार की मिठाई। अगला क्वेश्चन देखिए, यशोधर मठपाल द्वारा भिन्न लोक संस्कृति संग्रहालय 1983। ठीक है, लंबा नहीं जाना, क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है। फतेह शाह को मनोहरी गढ़वाल का तुरा साहब बताया गया है किसमें? तो एक की किताब, क्या ऑप्शन है? फतेह प्रकाश। यहाँ पर फतेह शाह यशो वर्णन या 2-4 किताबें फतेह शाह की से होती तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा टफ क्वेश्चन बन जाता है। तो सुदर्शन शाह। गोरखवाणी किसकी है? सुदर्शन शाह की। ठीक है, मानवोदय काव्य किसका है? भरत कवि। ये मान साहब पे है। और गोरखवाणी जो है गढ़वाली भाषा की पहली रचना मानी जाती है गोरखवाणी। भरत कवि ने लिखी मानवोदय काव्य। फतेह प्रकाश, फतेह प्रकाश लिखी जो है वो रतन कवि ने लिखी है। ठीक है, फतेह शाह यशो वर्णम लिखा है किसने? फतेह शाह यशो वर्णम रामचंद्र कंडियाल। ठीक है, उसके अलावा फतेह शाह कर्ण वो लिखा है जटाशंकर ने। उत्तराखंड में संटवारा प्रथा जो है, संटवारा प्रथा है वस्तुओं की विनिमय प्रथा। ठीक है, पड़ियाल प्रथा क्या है? एक दूसरे के खेती काम में जो है सहायता करने के लिए पड़ियाल बोलते हैं। पड़ियाल प्रथा क्या है? खेती के काम को जो है, खेती काम में हाथ बटाने को पड़ियाल प्रथा है एक दूसरे के। सूर्या नाग मंदिर, सूर्या नाग मंदिर है टकनौर में। नाग राजा जो मंदिर है, नाग मंदिर जो है राज्य में श्री कृष्ण पर आधारित है नाग राजा मंदिर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गढ़वाल का चाणक्य पुर्यान्यथाणी 2, गढ़वाल का अभिमन्यु कप्पू चौहान 4, पहाड़ का भगत सिंह सिरदेव सुमन, और गढ़वाल का रखवाला लोधी रिखोला। डी का 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पहले का तो 2, 4, 1, 3, ऑप्शन नंबर बी। 2, 4, 1, 3। ठीक है, डी का 3, 2, 4, 1, 3। चलिए पंछी उड़ी जानी कुमाऊनी स्वर्गीय पंछी उड़ी जानी। ठीक है, प्रहलाद मेहरा। गैल धनुली नथुली तोला की गैल धनुली प्रीतम भरतवाण, तेरी पीड़मा द्विआंशु, यह है नरेंद्र सिंह नेगी की रचना। ठीक है, कुढोंगो नी पूजी मैंने के डांडानी जो, ये गाना जो है ये किसका है? ये भी नरेंद्र सिंह नेगी का है। तो यहाँ पर क्या है? समूह गलत है। तो कौन सा गलत है? डी। किसका है ये? नेगी जी का। ठीक है, तो गीत पढ़ लेना नया पैटर्न के अनुसार जो है फेमस गीत पढ़ लेना। प्रहलाद मेरा हाल में निधन हुआ है, इनको पढ़ लेना। राज्य की अर्थव्यवस्था में जीडीपी में जो है प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि, पशुपालन, ठीक है, खनन, ये प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? कृषि क्षेत्र का। किसका रहा? कृषि क्षेत्र का जो है सर्वाधिक योगदान रहता है प्राथमिक क्षेत्र में। चलिए आगे देखिए, इसमें जो कृषि क्षेत्र का योगदान है वो है 36%। कितना प्रतिशत है? 36%। द्वितीय क्षेत्र में अगर पूछा जाए तो द्वितीय क्षेत्र में जो है वो विनिर्माण का सर्वाधिक, विनिर्माण 58%। और तृतीय क्षेत्र में पूछे तो तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आती हैं, द्वितीय क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन आता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में जो हमें प्रकृति से मिलती है कृषि, पशुपालन, खनन, और इसी कृषि कार्य को अगर हमने इंडस्ट्री में लाया तो द्वितीय क्षेत्र में आ गया, और वो इंडस्ट्री का जो सामान है वो हमारे तक पहुंचा तो वो सेवाएं होती है। तृतीय क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है वो है व्यापार एवं होटल व्यापार का जो है सबसे ज़्यादा तृतीय क्षेत्र में स्थान है। उत्तराखंड में देखिए जीडीपी में जो है प्राथमिक क्षेत्र जो है वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र 9.34% चले गया है।
यहाँ पर जो चेंजमेंट आया वो सेकेंड ईयर में 44.65%, ये द्वितीय क्षेत्र है। और जो तृतीय क्षेत्र है ये इस समय आगे बढ़ गया है 46.02। तृतीय क्षेत्र जो है 46.02, ठीक है, तृतीय क्षेत्र। तो यहां पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का। कितना प्रतिशत है? 46%। प्राथमिक क्षेत्र 9.34%। कृषि पशुपालन खनन मात्र 9%, उसमें भी 9% में से कृषि सबसे ज़्यादा है। दूसरा द्वितीय क्षेत्र है विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन का जो काम है 44% है। इसमें जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो कंस्ट्रक्शन का ही है 58%। तृतीय क्षेत्र में जो है बैंकिंग, रेलवे, संचार, ठीक है, तृतीय सेवाएं जो है, सेवाएं जितनी भी 46% तृतीय क्षेत्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वीं वन रिपोर्ट का किसका प्रतिशत सर्वाधिक है? मध्यम सघन वन का सर्वाधिक है, ठीक है। मध्यम सघन वन का जो है सर्वाधिक 23%। उसके अलावा जो है खुले वन 12% है, अति सघन वन 9% है, हाईली डेंस फॉरेस्ट, और झाड़ीदार जो वन है 0.77% है, ठीक है। आपको ये पढ़ लेना है इस बार जो है 18वीं वन रिपोर्ट, पढ़ के इसको नोट्स बना लेना, ठीक है। आपके लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगी, ये आपको नोट्स बनाने हैं 18वीं वन रिपोर्ट का। चलिए, तो क्या है? मध्यम सघन वन सब ज़्यादा है। राष्ट्रीय मिलेट मिशन के तहत मंडवा खरीद में उत्तराखंड का कौन सा जनपद है इंपॉर्टेंट? चमोली। कितने रुपए किलो लिया सरकार ने? 68 रुपये किलो खरीदा है। और सर्वाधिक मंडवा बेचने वाला कौन है? चमोली। मिलेट मिशन जो है फरवरी 2023 से शुरू हुआ है, 16-17 फरवरी का है, फरवरी 2023 में है। राज्य के जो स्थान कोदा, झंगोरा और मंडवा, कोदा, झंगोरा, मंडवा की खेती, ठीक है, के लिए प्रसिद्ध है राज्य मिलेट मिशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विश्व हिंदी सम्मेलन में जो है किसको 2026 सम्मान, विश्व हिंदी गौरव सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है? वो है राधा वाल्मीकि, ठीक है। यहाँ पर आपका उत्तराखंड का पोर्शन खत्म होता है। 1 मिनट का आराम कर रहा हूँ, फिर आता हूँ अभी।